जिन दर्शकों ने अभी इस विषय को फॉलो करना चालू किया है उनके बेनिफिट के लिए हम हमारे जो आईए कॉरेस्पॉन्डेंट हैं साजिद खान, उनकी खबर के हवाले से आपको 5 बड़े पॉइंटर्स जिनको प्राइम मिनिस्टर ने रेज किया वो बता देते हैं। उन्होंने अपनी बात शुरू की जो मोरक्को में भूकंप आया है जिसमें 600 से ज़्यादा लोगों की जाने की आशंका जताई जा रही है। वहाँ जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके साथ संवेदना व्यक्त करके उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो 21वीं सदी होगी जिसमें हम फिलहाल चल रहे हैं, ये नई दिशा देगी एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम क्राइसिस दुनिया में चल रहे हैं, युद्ध है, कोविड का संकट है, लेकिन सबसे बड़ा संकट है विश्वास का अभाव एक दूसरे पर आईआर के पर्व्यू में, और इससे अगर हम एड्रेस करते हैं तो बेहतर होगा। और इसीलिए G20 के जैसे मंचों पे बातचीत होती है, तमाम लोग बुलाए जाते हैं, गेस्ट्स इनवाइट किए जाते हैं। एक बड़ा मकसद यही होता है कि एक ट्रस्ट बिल्ड हो, रिलेशनशिप्स बिल्ड की जाएं। उसके बाद उन्होंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डिवाइड पर भी अपनी बात रखी, और इसी से जुड़ा हुआ जो 5वां बिंदु है वो ये भी है कि जब अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का ऑफिशियल ऐलान हुआ तब प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि इस ऐलान के साथ भारत अब उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जब वो ग्लोबल साउथ के एक लीडर की तरह पेश किया जाएगा पूरे दुनिया में। इन सारे डेवलपमेंट्स पे को हम कैसे देखें, कैसे समझें, इनमें से कौन से संकेत पकड़ें, उसके लिए हमने 2 मेहमानों को दावत दी है जो आप लोगों से बात करेंगे, आपके कुछ सवालों के जवाब देंगे। कुछ सवाल हम स्टूडियो से भी पूछने वाले हैं। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप लाइव चैट पे सवाल कर सकते हैं। पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। पहले मेहमान हैं हमारी स्वस्ति राव, आप मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस में फेलो हैं, लगातार लिखती रहती हैं, ललन टॉप पे भी नियमित रूप से नजर आती हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। दूसरे मेहमान हमारे डॉक्टर अजय दुबे हैं, आप सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज़ में पढ़ाते हैं। स्वागत है सर आपका भी। हमारे दोनों मेहमान आईआर की दुनिया से ही जुड़े हैं, लगातार लिखते भी रहते हैं। मैं ओपनिंग रिमार्क्स पहले आप लोगों के चाहता हूं, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि G20 लीडर्स समिट जब फाइनली अब शुरू हो गया है और जिस तरह की खबरें वहाँ से बाहर आनी, डे 1 अब तक के दोपहर के 3:40 पे जहाँ पहुँचा है, आप उसे कैसे देख रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? पहले मैं चाहता हूँ स्वस्ति आप अपनी बात रखें। जी, बहुत धन्यवाद निखिल। बिल्कुल, देखिए पहले तो ऐतिहासिक क्षण है, इसमें कोई डाउट नहीं, और हम उसके साक्षी बन रहे हैं, ये भी इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसको देखना कैसे चाहिए, जो अच्छा लगा मुझे आपने जैसे इंट्रोडक्शन में अपनी बात को कहा कि ये तो हैपनिंग्स हैं, लेकिन इसको हम बिगर पिक्चर, ये जो आईआर का बड़ा जो डिबेट है, जो बिगर पिक्चर है, उसमें हम कैसे इसको प्लेस करेंगे, तो आई थिंक इसमें ही हम एनालिसिस का महत्व होता है। तो कुछ बातें हैं जिसको मैं रेखांकित करूंगी। पहली चीज ये कि देखिए G20 की अध्यक्षता तो आज हमारे पास है, ये रोटेटिंग अध्यक्षता है। कल ब्राजील के पास जाएगी, उसके बाद साउथ अफ्रीका के पास जाएगी, और ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। जो एजेंडा सेट होता है वो ट्रॉयका मिलके उसको करता है। तो ये एजेंडा जो हम आज फॉलो कर रहे हैं, ये इंडोनेशिया के साथ मिलकर हमने कभी कहीं इसको सेट किया है। तो ये तो एक चीज हो गई। अब हमारे डिलीवरेबल्स क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए भारत का जो सबसे बड़ी जो लास्टिंग लेगेसी रही है G20 को लेकर, वो रही है जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वर्ल्ड कम्युनिटी का, जिसको ग्लोबल साउथ की संज्ञा कई बार दी जाती है। हालांकि इसकी डेफिनेशन को लेकर एक मत नहीं है, फिर भी जो मार्जिनलाइज सेक्शन है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, उसके इंटरेस्ट को, उसकी वॉइस को मेन स्ट्रीम करना, सो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द आईआर, या ये एक जो चीज है, ये एक लास्टिंग मैं कहूंगी लेगेसी है। कल ये अध्यक्षता जब किसी और के पास भी चली जाएगी, लेकिन इस बार में जो अफ्रीकन यूनियन पूरा का पूरा इसमें शामिल हुआ है, ये एक बहुत ही बड़ा, मैं कहूंगी कि सांकेतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इस पे और बात करते हैं। एक आपने और न्यूज देखी होगी जो मेरे हिसाब से एक और की टेक अवे है, वो कनेक्टिविटी को लेकर है। अभी हम लोग बात कर रहे थे और कि इसको लेकर कब डिक्लेरेशन होगा, हालांकि इस पे सूचना आनी शुरू हो गई है कि यूएस, ईयू के जो कंट्रीज हैं वो मिडिल ईस्ट से सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडिया, इसके बीच में जो कनेक्टिविटी, इसके बीच में रेल रूट्स और शिपिंग रूट्स की जो कनेक्टिविटी का जो बड़ा प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ी हाँ। तो इससे क्या मैं इस बात को इसलिए रेखांकित कर रही हूँ क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो G20 का कोर एजेंडा है, जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, इस पे तो बहुत बात करी जाती है। तो ये तो G20 ये तो है ही, इस पे तो हम अलग से दोबारा बात कर लेंगे। लेकिन
ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से जो दुनिया भर को के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, जो ग्लोबल साउथ को एंगेज करना है, उसको भी मुझे लगता है बहुत बड़ा पुश मिला है। यूरोपियन यूनियन को फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो यूरोपियन यूनियन के भारत के साथ, जापान के साथ तमाम, और अफ्रीका के साथ तमाम ऐसे कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको यहाँ पर एक तरह से आप कहें तो पेश करने का या जिसको रिव्यू करने का एक बहुत अच्छा मंच है G20 ग्लोबल गेटवे के प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो इस तरह से जब हम इसमें एक और हम मिडिल ईस्ट वाला एक फैक्टर ऐड होता देखते हैं, तो डेफिनेटली ये चाइना और चाइना लेड इकोनॉमिक जो जो डेवलपमेंट है उसके बरक्स एक तरह से वेस्ट की एक तरह से जीत है। और अगर इसमें मिडिल ऑर्डर पावर्स को आप देखेंगे, तो मिडिल ऑर्डर पावर्स जो है वो फिर से आपको एक वही स्वर दिखता है कि कैसे जो दुनिया का ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है वो मल्टी पोलर और होता जा रहा है। तो जो मिडिल ऑर्डर पावर्स है वो आप देख रहे हैं कि उधर चाइना के साथ भी रहते हैं। ब्रिक्स में आपने देखा कि कैसे चाइना के साथ भी थे और हम भी थे वहां पे, और इधर हम वेस्ट के साथ भी अलाई कर रहे हैं। तो एक तरह से तो ये ऑलरेडी जो एक मेगा ट्रेंड चल रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को और मल्टीपोलर बनाना, उसी को हम देखते हैं कि वो और बलवान होता है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है मेरे हिसाब से, वो ग्लोबल डिजिटल ऑर्डर और उसके कॉन्टूर्स के इमर्जेंस को लेकर है। तो अभी हालांकि जो ग्लोबल डिजिटल ऑर्डर है उसके कॉन्टूर्स हमारे सामने साफ नहीं है, लेकिन जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक हमने जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे अमेरिका के साथ जो हमारा की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो हमारी डील है, उसके अलावा जो हमारे जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी, इस तरह की जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में हमको ये स्पेस देते हैं कि हम उस पर्टिकुलर नॉर्म्स और रेगुलेशन, तो जो ग्लोबल डिजिटल ऑर्डर है वो कैसा दिखेगा, उसमें भारत की भूमिका क्या रहेगी। आपने क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन की बात वहां पे देखी। तो इन सारी चीजों में जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो कैसा एक स्वरूप प्रदान करेगी दुनिया को, और दुनिया की जो जियोपॉलिटिकल कैपेबिलिटीज है उनको, जिसका असर हमें अभी नहीं दिख रहा लेकिन आने वाले वक्त में देखेगा, तो फ्यूचरिस्टिक तरीके से। तो मेरे हिसाब से मैं इनको इस तरह के मतलब स्ट्रैंड्स में देखती हूँ कि ये है जो मेरे हिसाब से की टेकअवेज हैं। बाकी तो जो फाइनेंस ट्रैक्स की बातें हैं वो तो हम आई एम श्योर आगे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम इन जिन सारे पॉइंट्स को आपने रेज किया है, हम उन पे एट लेंथ बात करने में इंटरेस्टेड हैं, डिपेंडिंग आपको आप कितना टाइम इसमें दे पाएंगी। डॉक्टर दुबे, हम चाहते हैं कि आप अपनी बात रखें, अपने ओपनिंग रिमार्क्स रखें, उसके बाद फिर हम वापस स्वस्ति मैम के पास जाएंगे। हमारे पास कुछ सवाल हैं उनके लिए। ओके, ये जो G20 अभी हो रहा है, इसे एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए जी, क्योंकि शुरू से ही हमारे यहाँ विकसित और पिछड़े हुए देश रहे हैं, और हरदम ये कोशिश रही है कि इन दोनों के बीच वार्ता स्थापित की जाए और मिल करके जो ग्लोबल आर्किटेक्चर है उसके बारे में बात किया जाए। 80s के दौर में, कोल्ड वॉर के दौर में, हम डायलॉग जो होता था नॉर्थ और साउथ के बीच होता था कि इन दोनों रीजन्स के बीच में कैसे हम वार्तालाप स्थापित करें, और वो कन्वर्सेशन जो है वो G20 जैसे फोरम में आ चुका है। पहले भी जब ये बातें होती थी तो डेवलप कंट्रीज साउथ के कंट्रीज के बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन G20 में जब इनकी संख्या बढ़ने लगी तो अब हम देख रहे हैं कि जो साउथ के कंट्री हैं, और इंडिया शुरू से ग्लोबल साउथ का एक लीडर रहा है, नॉन अलाइंड मूवमेंट का, साउथ साउथ कोऑपरेशन का शुरू से एक लीडर रहा है। और G20 जहाँ की विकसित राष्ट्र हैं और जो वो कन्वर्सेशन करते हैं कि दुनिया में आर्थिक उन्नति के लिए, आर्थिक विकास के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह की नीतियां, किस तरह के इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए, उसमें जितना ही ज़्यादा ग्लोबल साउथ का वॉइस जाएगा, उनकी पार्टिसिपेशन होगी, उतना ही ज़्यादा साउथ की एजेंडा उसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसलिए ये एक नॉर्थ साउथ के बाद एक जो साउथ की इसमें जो एंट्री है, चाहे वो अफ्रीकन यूनियन का हो, जो कि बहुत बड़ा पावर इकोनॉमिक एंगल से नहीं है, लेकिन एक ग्लोबल साउथ का बहुत बड़ा पोर्शन है जिसमें 1.3 बिलियन लोग हैं, और उनके शामिल होने से जो भी चीजें ग्लोबल लेवल पे स्ट्रेटजी के रूप में डिस्कस होंगी, उसमें उनकी मौजूदगी उस चीज को बदलेगी जिसमें साउथ के कंट्री इंटीग्रेटेड रूप से उसमें शामिल हों। तो इसी एंगल से हम देखते हैं कि जो भी ये बातचीत चल रही है,
उसमें अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना, ग्लोबल साउथ को के वॉइस को मजबूत करना है। दूसरी बातें जो चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में, बीआरआई के अल्टरनेटिव के रूप में चल रही है, वो पहले से ही इंडिया, जापान और इंडोनेशिया ने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का कंसेप्ट दिया था, और गुजरात में इस पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक कॉन्फ्रेंस भी किया था, जिसमें जो उस ओकेजन पे हुआ था जब अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की वहां पे समिट हुई थी। और उस टाइम से ही था कि एक अल्टरनेटिव रास्ता जिसमें जो सामूहिक रूप से हो, जो किसी एक कंट्री के वर्चस्व के अंदर न हो, ये एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की बात हो रही थी, जो कि जापान, इंडिया और इंडोनेशिया से हो रहा था, और अफ्रीकन कंट्री शामिल थे। अब इस नए प्रपोजल से, जिसमें यूरोपियन यूनियन और अमेरिका भी शामिल होगा, इस प्रोजेक्ट को एक बढ़ावा मिलेगा। सो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ये एक ग्लोबल साउथ की बढ़ती हुई आवाज है, और दूसरा कि एक जो बीआरआई जैसे कंसेप्ट, जो कि एक नए हेगेमनी को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, उसके अल्टरनेटिव के रूप में भी प्रोजेक्ट्स पे बातें हो रही हैं। राइट, शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम आपके पास वापस भी आने वाले हैं। मैम, हम इसी पॉइंट पे आपको एंगेज करना चाहते हैं। वो बात कर रहे थे कि आपने भी अपनी बात को कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के आसपास ही लाकर ख़त्म किया था, उन्होंने कुछ दूसरी मिसालें भी दी। हमने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया में। आप यूरोप का उदाहरण देखेंगे तो वहाँ कनेक्टिविटी पे उन्होंने खूब काम किया, जबकि वो बिल्कुल बहुत छोटे छोटे, वहाँ लैंड मास बहुत छोटे देशों में बटा हुआ है। सेम चीज़ हमने आसियान में देखी, वहाँ पे भी उन्होंने जितना सीमलेस मूवमेंट हो सकता है सर्विसेज का, लोगों का, उसको अचीव करने की कोशिश की। फिर एक हेजेमोनिक कनेक्टिविटी, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, वो बीआरआई से आ रही थी। एक अब उसका ऑल्टरनेटिव की तरह क्या इसे देखा जाए, जो एक ये रेलवे डील की बात चल रही है, जिसमें यूएस भी इन्वॉल्व हो रहा है, सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व हो रहा है, बाकी मुल्क होंगे, और इंडिया तक लाने की बात करें। हम पहले तो ये देखना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट का स्कोप और स्केल क्या होगा, वन, और दूसरा, हमने इससे पहले भी देखा है कि इंडिया ने वेस्टवर्ड कनेक्टिविटी के लिए बहुत कोशिश की, और वो जब हमने देखा कि वेस्ट में जो हमारे नेबर्स हैं उनका जिस तरह का बिहेवियर है, तो फाइनली हमको वो पूरा सार्क की दुनिया को छोड़ के फिर हम बिम्स्टेक हो गए, क्योंकि हमने देखा कि वेस्टवर्ड मुश्किल आ रही है, वहाँ विलिंगनेस उस तरह की है नहीं। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो बातचीत चल रही है उसकी फिजिबिलिटी को भी समझना चाहता हूँ। बिल्कुल, निखिल, इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं थोड़ा बातों को सिंपल करके समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, ऐसा है कि इसमें तो कोई कहने वाली चीज़ ही नहीं है कि आप ट्रेड तब बढ़ाएंगे जब आपके पास रूट्स होंगे, चाहे वो मैरिटाइम रूट्स हों, चाहे वो रोड के रूट्स हों, चाहे वो रेल के रूट्स हों, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेड बढ़ानी है, आपको कच्चा माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो ये तो मेरा ख्याल है कि जब से मैरिटाइम रूट्स हुए हैं, जब से आप याद करें कि इंपीरियलिज्म जो था वो दुनिया में इसी तरह से शुरू हुआ था, वो बाजार की होड़ थी, उस वक्त के बाजार की होड़ थी। तो ये तो कॉमन सेंसिकल बात है। अब थोड़ा सा इस वक्त जो करंट जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, उसमें इस बात को समझने की जरूरत है, और उसी को मैं समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, ऐसा है कि अभी हमको पिछले 2-3 साल से आप एक फ्रेज बार बार सुनते होंगे कि हमें अपने सप्लाई चेन्स में रेजिलियंस लेकर आनी है, हमें प्रोडक्शन चेन में रेजिलियंस लेकर आनी है। तो रेजिलियंस का मतलब ये लचीलापन जिसको कहते हैं ना, रेजिलियंस को अक्सर हम हिंदी में समझाते तो कहते हैं लचीलापन। तो देखिए, रेजिलियंस का मतलब ये है कि हमको उसको बेसिकली क्राइसिस प्रूफ करना है। कौन सी क्राइसिस से प्रूफ करना है? बेसिकली 2 तरह की क्राइसिस से प्रूफ करना है। एक तो कोविड पैंडेमिक जैसी क्राइसिस से, जिसको आके कोई मतलब जिसको कोई ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, जिसको कोई ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकता, जो बॉर्डर्स को नहीं मानती है। एक तो उस तरह की क्राइसिस। दूसरी क्राइसिस क्या, जो पॉलिटिकल सैंक्शन के रूप में आती है, इंटरनेशनल सैंक्शन रेजिम के रूप में जो आती हैं, जो पॉलिटिकल जैसे वेपनाइजेशन की वजह से आती है, कि अगर चाइना का ताइवान को लेकर लिथुएनिया के बिहेवियर को वो अगर पनिश करना चाहता है लिथुएनिया को, तो उसने लिथुएनिया के साथ इकोनॉमिक कोर्शन कर दिया। इस तरह के जो कोर्सिव प्रैक्टिसेस होती हैं। तो बेसिकली अगर मैं फिर बात को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, एक चीज जो हमें दुनिया में लगातार दिख रही है उसको कहते हैं फ्रेंड शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग आपने सुना होगा। फ्रेंड शोरिंग का सीधा सा मतलब ये है
कि जो दुनिया के तमाम अग्रणी इकोनॉमिक प्लेयर्स हैं यहाँ पर, ब्लॉक्स हों चाहे इंडिविजुअल कंट्रीज हो, वो ये कह रहे हैं कि देखिए केवल आपको इस तरह से ट्रेड नहीं आप अब कर सकते कि आपको कहाँ से मुनाफा मिल रहा है। मुनाफा मिल रहा है ये तो बिल्कुल ही एक पुराने जमाने में जिसको कहते थे 1980s 90s के दौर में और अर्ली 2000s में जिसको काउबॉय कैपिटलिज्म कहा जाता कि द एरा ऑफ काउबॉय कैपिटलिज्म इज नाउ ओवर। इसका मतलब ये कि सिर्फ मुनाफे से हम नहीं ये तय कर पाएंगे कि हमको अपनी फैक्ट्रीज कहाँ सेटअप करनी है, हमें अपने प्रोडक्शन चेन्स किस तरह से स्थापित करनी है, बल्कि हमें अपनी जो ये जो एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो हम ऐसे पार्टनर्स के साथ करेंगे जो ट्रस्ट वर्दी हैं। हम अपने एलाइज और पार्टनर्स के पास इस तरीके के जो प्रोडक्शन चेन्स और जो ट्रेड रूट्स हैं उनको हम शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज बेसिकली फ्रेंड शोरिंग। और ये जो फ्रेंड शोरिंग है टिपिकली अगर आप G7 के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, G7 यानी कि जो अग्रणी जो देश जो दुनिया के जो अग्रणी इकोनॉमिक पावर्स हैं, जिसमें ऑफ कोर्स यूएस है, यूके है, EU भी उसमें आता है, जापान है, साउथ कोरिया है, फ्रांस है, जर्मनी एक्सेट्रा। तो इन्होंने क्या किया है, धीरे धीरे बेसिकली रेजिलियंस लाने के लिए इस तरीके के जो प्रोग्राम्स है वो करने शुरू कर दिए हैं। अब इसी को और एक तरह से समझा जाता है जब कहा जाता है कि देखिए चाइना के साथ हमारा ट्रेड तो बहुत ज्यादा है लेकिन हमको China+1 चाहिए, यानी कि हमें डाइवर्सिफाई करना है, पूरी तरह डीकपल तो हम नहीं कर सकते। अब इसको हम इस सवाल से जोड़ते हैं जो आपने मुझसे पूछा था, वो ये कि ये जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं और ये किस तरह से इनका सेंस बनाना चाहिए। डेफिनेटली कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है निखिल, लेकिन कनेक्टिविटी किन पार्टनर्स के थ्रू हो रही है ये भी इंपॉर्टेंट है। असल में सारी प्रॉब्लम चाइना के BRI टेंटिकल से यही आने लग गई जब ये समझा कि चाइना का जो BRI है ये केवल इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि उसके जरिए एक तरीके की पॉलिटिकल हेजेमनी, एक तरीके की जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, एक तरीके का लीज पे ले लेना वहां का लैंड या वहां पर अपने फैसिलिटीज को स्थापित करते ना, ये सब चीजें जब दुनिया को समझ में आई तब फिर ये कहीं ये रियलाइज किया गया कि भाई हम उसका ऑल्टरनेटिव क्या दे सकते हैं। तो केवल अब G20 में जो इस पर्टिकुलर कनेक्टिविटी प्रोग्राम की बात है उसको समझते हैं। देखिए ये आइसोलेशन में किया गया कोई ऐसा कार्य नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे तो G7 की तरफ से ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, आपने नाम सुने होंगे। एक का नाम है ब्लू डॉट नेटवर्क। ये जो ब्लू डॉट नेटवर्क है ये US लेड जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ट्रांसपेरेंट बनाने की बात करता है। इसी तरह एक अभी जो पिछले साल 2022 में G7 की समिट हुई थी, वहां पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया जो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर पार्टनरशिप जो है फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, वो जिसको पहले बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड कहा जाता था, उसको रिलॉन्च किया उन्होंने। इसके साथ आप ऐड करिए जो यूरोपियन यूनियन का ग्लोबल गेटवे है। ये जो सारे जो इनिशिएटिव्स हैं ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इनको आप ऐड करिए जो EU का प्रोग्राम है सारा अफ्रीका के साथ, जो तमाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं जापान के साथ, हाँ अब भारत के साथ, एशिया के साथ। तो जब आप इनको ऐड करते हैं तो आपको समझ में आता है कि कैसे जो G7 कंट्रीज हैं वो एक ऑल्टरनेटिव के रूप में काम कर रही हैं। कौन से ऑल्टरनेटिव? जो अभी प्रोफेसर दुबे बता रहे थे कि चाइना के BRI के अगेंस्ट हम एक ऐसा वायबल ऑल्टरनेटिव खड़ा कर सके जो सस्टेनेबल हो, जो लिंकेजेस क्रिएट करे और डिपेंडेंसीज नहीं। और इसमें जो मिडिल ऑर्डर पावर्स है निखिल, जैसे कि भारत, जैसे कि सऊदी अरेबिया, जैसे कि UAE, ये अपने मल्टी अलाइनमेंट के थ्रू अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहती हैं। वो बहुत सारे चाइना लेड प्रोग्राम्स में भी जाती हैं, ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म में जैसा आपने देखा। हालांकि भारत उसमें रुकता है क्योंकि भारत का एक अलग प्रॉब्लम है चाइना के साथ, उसको वो एक अलग चीज है। लेकिन और उसी के साथ साथ वो जो वेस्ट लेड जो प्रोग्राम्स है उसमें भी जाना चाहते हैं। कुल मिलाकर अगर शॉर्ट में बात को कंक्लूड करें तो जो मिडिल ऑर्डर पावर्स है, अब आपको मेरे ख्याल से G7 की बात तो समझ में आ रही है, पर मिडिल ऑर्डर पावर्स का जो एस्पिरेशन है वो ये कि दे डू नॉट वांट टू पिक साइड्स। तो वो इस तरह से अपनी चीजों को ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं। तो हो क्या रहा है, इस चीज को अमेरिका ने अच्छी तरह समझा है और अमेरिका को ये समझ में आता है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है वो जितना मल्टीपोलर रहेगा उतना ज्यादा ही मुफीद होगा वेस्ट के लिए भी। उसको डोमिनेट करना अब संभव नहीं है, तो उसकी मल्टीपोलरिटी को बढ़ाने के लिए ही आपको तमाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स दिखते हैं। डॉक्टर दुबे, हम चाहते हैं कि आप भी इस पॉइंट पे रिस्पॉन्ड करें। आप इन प्रोजेक्ट्स को कैसे, एक जनरल जो आर्ग्यूमेंट है मैं उससे तो पूरी तरह सहमत हूँ जो स्वस्ति मैम कह रही हैं। मैं बस ये जो बातें और बहुत अच्छी बातें होती हैं उनके धरातल पे उतरने को लेके थोड़ा सा स्केप्टिक हूँ, क्योंकि एक पाइपलाइन ईरान तक भी जा रही थी, रेलवे लाइन म्यांमार तक जा रही थी। ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में ही है अभी तक की, और वो रेलवे लाइन या जो हाईवेज हम
जो कलादान कनेक्टिविटी हम चाहते थे, वहाँ तक का जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो रहा है, और बातें जितनी स्पीड से हुई हैं हमने वो तो देखा ही है जब हुई थी। हम ये जानना चाहते हैं कि इनका इंटेंशन बहुत अच्छा हो सकता है, डिज़ाइन बहुत अच्छा हो सकता है, क्या एग्जीक्यूशन के लेवल पे भी हम कोई नवाचार देख सकते हैं जिस तरह इस G20 समिट में बात हुई है? एग्जीक्यूशन के लेवल में प्रॉब्लम ये है कि चाइना के पास एक तरफा धन है जिसको वो टेबल पे रख देता है। उसके पास टेक्नोलॉजी, मैन पावर है जिसको इस्तेमाल करता है। बहुत सारे देशों को पैसे दे करके उसने अपने साइड में कर रखा है जो कि तुरंत एग्री हो जाते हैं। जो एशिया और अफ्रीका और ये जो कनेक्टिविटी की आपने जो बातें की और स्वाति जी ने की, उसमें इशू ये है कि ये सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, इनको अपने पैसे लगाने के लिए उसके रिटर्न, उसकी अकाउंटेबिलिटी उनको दिखानी पड़ती है कि उनके पब्लिक को उसका क्या रिटर्न है। और डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रोग्रेस स्लो होता है, चाइना के जैसा एक तरफा काम नहीं होता है। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन इसके फायदे ये हैं कि लोग चाइना के डिजाइन को समझने लगे हैं जी। चाइना भी ये समझने लगा है कि हम जो कर रहे हैं वो हम एक तरफा एक्टिविटी करके इसको हम बच नहीं सकते हैं। अल्टरनेटिव की बात शुरू हो गई है, बड़े बड़े पावर, बहुत सारे देश उस पे लग गए हैं। तो जो अल्टीरियर मोटिव उससे सर्व होने वाला था उस पे ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क्स और इनिशिएटिव शुरू हो गए हैं। तो एक मसल फ्लेक्सिंग की भी, एक अल्टरनेटिव शो करने की भी जो ताकत होती है और जो उस पे करेक्शन लाया जा सकता है उसके स्टेप पे। फॉर एग्जांपल जो उसने श्रीलंका के साथ करने की कोशिश की पोर्ट के लिए, अफ्रीका में 2-3 जगह उसने, केन्या में और जगह पे भी वो पेमेंट नहीं कर पाए थे। लेकिन चाइना चाहते हुए भी उस बात को सामने नहीं रखा क्योंकि पब्लिक प्रेशर इतनी बन गई थी। एक ग्लोबल लोन शार्क बन गया था चीन। यस, तो इसलिए वो कर नहीं पाया उसको वहां पे। और इसलिए ये जो अल्टरनेटिव है इसमें भले ही दिक्कतें हों, भले ही स्लो हों, बट इसके 2 फायदे हैं। एक तो चाइना पे प्रेशर आएगा कि वो जो अल्टीरियर मोटिव जो डिजाइन है उसके बारे में वो ज्यादा एश्योर्ड ना हो, और दूसरा कि धीरे धीरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक बार जब काम शुरू हो जाता है तो फिर वो कंटिन्यूटी लंबे टाइम तक चलता है। ठीक बात है। मतलब आप एक उम्मीद के नोट पे अपनी बात को वहाँ कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर बातचीत होती है तो हमें उसे पॉजिटिवली देखना चाहिए। डिलीवरेबल हो सकता है कि फॉलो करने में थोड़ा टाइम ले। डिलीवरेबल्स की बात चल रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी सूचना आई है, हम अपने दर्शकों के साथ शेयर कर देते हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि G20 प्रेसिडेंसी जो भारत की रही है वो अब तक की सबसे एम्बिशियस रही है G20 की हिस्ट्री में। उन्होंने कहा है कि 73 आउटकम्स जो लाइंस ऑफ एफर्ट हैं उसमें से 39 एनेक्स्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और ये प्रेसिडेंसी डॉक्यूमेंट्स है, वर्किंग ग्रुप डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कुल मिला के 112 आउटकम आए हैं इंडिया की प्रेसिडेंसी में, और इससे पहले कभी भी किसी प्रेसिडेंसी में इसका आधा भी काम नहीं हुआ है। तो ये सरकार की तरफ से जारी आंकड़े थे जो हमने आपको बता दिए। स्वस्ति मैम, हम आपके पास में वापस आना चाहते हैं। हमने ये देखा कि इस बार जो कनेक्टिविटी को लेकर जो बातचीत हो रही है वो एक तरह से जो चाइनीज़ हेजेमनी है उसको काउंटर करने की कोशिश की तरह देखा जा सकता है, 1, और 2 जो उससे एक जो ग्लोबल लेवल पे कोऑर्डिनेशन और ग्रोथ होगी और हमारी सप्लाई चेन्स का जो रेजिलियंस बढ़ेगा उसका फ़ायदा तो सबको ही होगा। हम एक दूसरे विषय पे भी आना चाहते हैं। हमने सबसे पहले देखा है कि जब से रूस ने आक्रमण किया यूक्रेन और उसकी सेनाएं अभी भी वहाँ पे लगी हुई हैं, हमने देखा है कि जितने इंटरनेशनल फोरा रहे हैं जहाँ पे देश मिले हैं उनको कंज्यूम, उनका एजेंडा चाहे जो भी रहा हो, उनको रूस यूक्रेन के मुद्दे ने कंज्यूम किया है। इस बार G20 का जो समिट जहां तक अभी पहुंचा है एज ऑफ नाउ, उसमें आप इस मुद्दे को कितनी प्रमुखता से देख रही हैं? और ये भी सुनने को मिल रहा है कि शायद उसे लेकर भी कोई डिक्लेरेशन हो सकता है, इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी। जी, अच्छा सवाल है निखिल। इस पे आती हूँ अभी, पर थोड़ा सा मेरा मन हो रहा है आपको एक और बात बताने का कि जो प्रोफेसर दुबे बता रहे थे चाइना के बारे में कि चाइना की हेजेमनी को काउंटर करना है। इस पे समीर सरन ने बहुत अच्छी बात करी अभी बीच में। उन्होंने कहा कि देखिए चाइना तो जो है जब से वो बना है पार्ट, मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर का 2001 के बाद से, उसके बाद से चाइना तो ऐसे बिहेव करता है जैसे लास वेगस के कैसिनोज होते हैं कि चाहे आप कोई भी खेल रहा हो लेकिन जीतेगा तो चाइना ही। तो ये जो एक चाइना का ओवर कॉन्फिडेंस था, ये जो चाइना
की जो ये तमाम नीतियां थी जिसके वजह से चाइना इस तरह से कर रहा था, उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेटली मिलके तैयार किया जा रहा है। उसमें केवल G7 के कंट्रीज ही नहीं, उसमें तमाम मिडिल ऑर्डर पावर्स भी हैं, वो उनकी बात। अब जो आप मुझसे ये रशिया यूक्रेन के बारे में पूछ रहे हैं, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि चाहे वो G20 हो या वो कोई भी ऐसा मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसा तो नहीं कि वो वैक्यूम में ऑपरेट करता है। हर 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 इस तरह के मल्टीलैटरल मीटिंग में हमेशा कोई ना कोई एक उसके पीछे एक ऑपरेटिंग कॉन्टेक्स्ट होता है। तो हालांकि ये बात भी सही है कि G20 का प्रादुर्भाव दुनिया की सिक्योरिटी या जियोपॉलिटिकल समस्याओं के निवारण के लिए नहीं हुआ था। G20 का जो जन्म था, G20 का जन्म एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हुआ था 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, जब ये रियलाइज किया गया कि कैपिटलिस्ट सोसाइटीज या कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज की जो क्राइसिस होती हैं वो एक मुल्क तक ना सीमित रहकर एक रिपल इफेक्ट में पूरी दुनिया में फैलती हैं। और अगर हमें इसके लिए एक रेजिलिएंट इकोनॉमिक आर्किटेक्चर बनाना है तो उसमें विकासशील देशों की भागीदारी के बिना वो नहीं हो पाएगा। एक डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, मतलब डिक्लाइन ऑफ द वेस्टर्न इकोनॉमिक माइट, और एक जो राइज था ये अंडरडॉग्स का, आपको उस समय कहीं पे ये दिखना एक तरह से शुरू हो रहा था। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट था, ठीक। इस वजह से जो G20 का जो कोर है वो उसके फाइनेंस ट्रैक्स हैं, उसके एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं, जो बेसिकली दुनिया के फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को ज़्यादा रेजिलिएंट बनाने की कोशिश करते हैं। दुनिया के बैंकिंग सिस्टम्स में ऐसे स्टैंडर्ड्स लाने की कोशिश करते हैं कि बैंकिंग सिस्टम्स जो है वो अगेन ये रेजिलिएंट बन सके, क्योंकि ज़्यादातर ये जो क्राइसिस हैं ये कहीं ना कहीं बैंक्स के बैड लोन देने की वजह से आती हैं। ये हमने समझा कैपिटल सिस्टम का ये एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है। और तीसरा जो दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्लाइमेट गोल्स को लेकर, और क्लाइमेट जो मिटिगेशन है, जो क्लाइमेट अडेप्टेशन और मिटिगेशन के इश्यूज हैं, वहां पर हम कैसे इस नॉर्थ और साउथ के डिवाइड को ब्रिज करेंगे। क्योंकि बात ये ऐसी है कि देखिए ये जो देश है इन्होंने खूब अच्छी तरह का पोल्यूशन फैलाया, लेकिन अब ये चूंकि इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं तो ये वहां जाकर एक कॉन्डेसेंडिंग टोन में हमें लेक्चर देते हैं कि आप अपनी ये प्रैक्टिसेस बंद करिए और आप कार्बन को फेज आउट करिए। और हम कहते हैं कि भाई हम फेज आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमने तो वो दुनिया का पोल्यूशन नहीं फैलाया, लेकिन अब हम इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं और हमारे पास वो अभी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी कि हम अपने पूरे इस तरह को हम एक ट्रांजिशन कर लें। तो वहां पे हम कहते हैं कि हम फेज डाउन करेंगे, वो कहते हैं कि हम फेज आउट करिए। इसी तरह से उन्होंने एक $100 बिलियन के फंड की बात करी है, जो कहा तो है लेकिन उसको देते नहीं है। सिमिलरली जो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से जो दुनिया में सारी डेट की प्रॉब्लम हो रखी थी, तो उस डेट को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है कि जो दुनिया के जो गरीब देश हैं उनको उसका ब्रंट ना झेलना पड़े। अब क्या होता है निखिल, अब मैं आपकी बात पे लौट रही हूँ कि ये तो हो गया G20 का कोर एजेंडा, लेकिन अब जैसे अगर एक युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन का, ये हाईजैक करता हुआ हमको बहुत बार दिखता है G20 के कोर एजेंडा को। कहीं तक मैं इससे सहमत हूं और कहीं पे मैं इससे सहमत नहीं हूं। सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये G20 का कोर एजेंडा नहीं है, तो इसको समझने की जरूरत है। उस पे लेके जॉइंट स्टेटमेंट आता है या नहीं आता है और इस पे हम बेस करें कि G20 सक्सेसफुल है या नहीं, ये बिल्कुल ही बचकानी बात है। तो यहाँ पे मैं इससे सहमत नहीं। सहमत मैं कहाँ हूँ? सहमत मैं वहां हूँ जहां पे मैं ये कहती हूँ या देखती हूँ, और मेरे ख्याल से सारे ही जो एनालिस्ट हैं वो इस बात को देखते हैं कि देखिए ये जो वॉर है ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है। प्रॉब्लमैटिक बाकी दुनिया के लिए इसलिए है क्योंकि जो दुनिया अभी कोविड-19 पैंडेमिक से रिकवर करने के अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट के बीच में थी, वहां पे वो एक फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर के कंपाउंडिंग क्राइसिस में धकेल दी गई है और ये पूरी तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो जब यहाँ पे बात ग्रेन डील की आती है, जब यहाँ पे बात इन्फ्लेशन की आती है, सारे सेंट्रल बैंक्स बाय द वे दुनिया के अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाए हुए हैं और इसके वजह से जो इन्फ्लेशनरी सुनामी अभी आने वाली है उसके रिपल इफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इनके तार जुड़े हुए हैं। तो ये कहना कि नहीं यूक्रेन युद्ध का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बात भी सही नहीं है। और ये कहना कि नहीं जब तक इस पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं आएगा तब तक G20 सफल नहीं है, वो बात भी नहीं है। अब कहां पे क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से G20 में जो ग्रुपिंग्स अभी इस समय सारे जो देश जुटे हैं, सारे लीडर्स जुटे हैं वहां पर, आई थिंक वहां पर, और सबसे बड़ी बात है जो अफ्रीकन यूनियन वहां पर है जी। देखिए एक बात तो जरूर मैं कहूंगी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फूड सिक्योरिटी कहीं ना कहीं जो अफेक्टेड हो रही है ग्रेन डील के सस्पेंशन के वजह से। ग्रेन डील के सस्पेंशन के वजह से देखिए ये मेरे ख्याल से एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एक लिमिटेड मीडिएशन जो है वो दोबारा से उसको तेजी देनी चाहिए। पिछली बार भी टर्की और यूएन के मीडिएशन की वजह से ये ग्रेन डील हुई थी।
इस बार भी चूंकि दुनिया के सारे वहां पर ऐसे रेलेवेंट एक्टर्स दिल्ली में हैं, तो मेरे ख्याल से लिमिटेड मीडिएशन स्ट्रैटेजी की तरह से, देखिए फुल कंप्लीट मीडिएशन तो यूक्रेन वॉर का नहीं ऐसे हो सकता, क्योंकि उसमें अलग प्रॉब्लम्स हैं, अभी फिलहाल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक इसको हथियार मिलते रहेंगे और जब तक यहाँ लड़ाई चलती रहेगी तब तक नहीं। लेकिन लिमिटेड मीडिएशन में आप स्पेसिफिक इश्यूज के अराउंड मीडिएट करें और वहां पे ग्रेन डील को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करें। ये बड़ा ही जेन्युइन मैं कहूंगी कि एक मुद्दा है जिस पे फोकस डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये दुनिया की सबसे जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है उनको अफेक्ट कर रहा है। तो चाइना ने तो रशिया ने जरूर अपनी कुछ कंडीशंस रखी हैं, लेकिन वो कंडीशंस कितनी जेन्युइन है कितनी नहीं, उसकी वजह से फूड को वेपनाइज करना नहीं सही है। ये बात एक सही स्वर पे जरूर जानी चाहिए G20 के प्लेटफॉर्म से, इसको मैं जरूर कहूंगी। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी, प्राइम मिनिस्टर के जो ओपनिंग रिमार्क्स थे उन्होंने जो ये तीन चीज़ें मैम आप कह रही हैं, फ्यूल फूड और फर्टिलाइजर, उन्होंने उसके निर्बाध सप्लाई को भी हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि इस क्राइसिस को एड्रेस करना, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आई एम श्योर वो जब ये कह रहे थे तो वो G20 के इस समिट की टोन भी सेट कर रहे थे कि जब हम सारी बातें कर रहे होंगे तो हम इकोनॉमिक एजेंडा पे रहेंगे, लेकिन और हम बिल्कुल इसको कंज्यूम नहीं होने देंगे रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन हम उन चीज़ों को टू सेटिस्फैक्शन ऑफ अस एंड अदर मेंबर्स हम बात उसकी भी करते रहेंगे। हम डॉक्टर साहब आपके पास वापस आना चाहते हैं। हमने जब बात होती जा रही है तो उसमें बार बार ग्लोबल साउथ का जिक्र आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने रिमार्क्स में कहा ही। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स जब रखे थे तब उसमें आपने अफ्रीकन यूनियन के बारे में कुछ चीज़ें ज़रूर बताई थी। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के बेनिफिट के लिए, बहुत सारे IR के बच्चे भी आपको सुन रहे हैं अभी, स्टूडेंट्स माफ़ कीजिए, तो वो थोड़ा समझें कि अब एक वो EU को एक बहुत बढ़िया मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखते हैं जो डिलीवर भी खूब करता है। अगर ये एक सही डेफिनेशन मानी जाए इस तरह की ग्रुपिंग्स की, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अफ्रीकन यूनियन कहाँ पे ठहरता है और अफ्रीकन यूनियन की G20 में आ जाने को बाकी देश कैसे देखते हैं और इससे भारत का कद कैसे बढ़ता है? देखिए, अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज हैं और ये सारे कंट्रीज काफ़ी विकासशील देश हैं सारे उसमें। और ये 55 कंट्रीज ने अभी जो 2002 में अपना यूनियन बनाया, तब से अभी तक इनमें बहुत ज़्यादा सॉलिडारिटी नहीं आई। 65% अफ्रीकन यूनियन की जो बजट है वो बाहर से आती है। ये अफ्रीकन यूनियन की कलेक्टिव वॉइस के रूप में उभर रही थी, लेकिन जब आप इसके इंटरनल ऑपरेशन को देखते हैं तो पता चलता है कि अभी तक जो अफ्रीका के देश हैं इसको बहुत सुदृढ़ नहीं कर पाए हैं। तो एक इसकी एक कमजोरी तो है, लेकिन 55 कंट्रीज एक साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म से बात करने लगे हैं, अपने सॉवरेनिटी को भी कुछ हद तक डाइल्यूट किए हैं अफ्रीकन यूनियन को मजबूत करने के लिए। जैसे इनका सिक्योरिटी और पॉलिटिकल प्रोटोकॉल है, उसमें इन्होंने कह रखा है कि अगर कहीं पे भी कू होती है, कहीं पे भी डेमोक्रेसी को थ्रेटन किया जाता है रेजिम, तो वो साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे। तो एक तरह से ये पूरे अफ्रीका की एक उभरती हुई कलेक्टिव वॉइस है जो इंटरनेशनल बार्गेनिंग में, चाहे वो इकोनॉमिक इशूज पे हो, चाहे वो डेवलपमेंटल इशूज पे हो, चाहे वो सिक्योरिटी इशूज पे हो, चाहे वो UN रिफॉर्म पे हो, अफ्रीकन यूनियन अपनी ज्वाइंट स्ट्रेटजी के साथ पार्टिसिपेट करना चाहता है, वर्ल्ड को एड्रेस करना चाहता है। इसने अपना 2063 एजेंडा डिक्लेयर किया है, जो कि अफ्रीकन यूनिटी का 100th ईयर होगा, जो कि 1963 में स्टैब्लिश हुआ था जी। तो ये देखता है कि पूरी अफ्रीकन यूनियन जो कोशिश कर रही है 2063 के एजेंडा को रियलाइज करने के लिए, ये केवल अपने कलेक्टिव एफर्ट के बजाय मल्टीलेटरल एंगेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ बायलेटरल और कलेक्टिव स्ट्रेंथ से, जो कि इनका इंटरनल कलेक्टिव स्ट्रेंथ है, उससे नहीं होगा। इसलिए अफ्रीकन यूनियन के लिए ये मल्टीलेटरल एजेंसी जो G20 है, इसमें पार्टिसिपेट करना, वर्ल्ड के इकोनॉमिक स्ट्रेटजी आर्किटेक्चर को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटजिकली जो बात होती है उसमें किस तरह से अफ्रीका के वॉइस को रखा जाए। 1.3 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है, जो कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है।
और इस पॉपुलेशन के शामिल हो जाने के बाद अफ्रीकन G20 की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है, जो रीच है, वो बहुत बढ़ जाती है। तो अफ्रीकन यूनियन को भी इससे बहुत फायदा है, और अफ्रीकन यूनियन के आने से G20 को भी फायदा है, क्योंकि इतने बड़े नंबर में कंट्रीज और इतना रिसोर्सफुल रीजन जो कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को बहुत हद तक ड्राइव करता है अपने नेचुरल रिसोर्सेज से, अपने एग्रीकल्चरल मिनरल रिसोर्सेज से, तो उनका पार्टिसिपेट करना, उनके बात को सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उनकी बात को नहीं सुनी जाए तो अभी जो क्राइसिस आप देख रहे हैं वेस्टर्न अफ्रीका में, चाहे वो निजर में हो, चाहे गबन में हो, चाहे बुर्किना फासो में हो, इसी वजह से हो रहा है कि उनकी जो इश्यूज है, उनकी जो इनसबऑर्डिनेशन है, वो चीजें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे या विकसित राष्ट्र को एक स्ट्रांगली कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा है। जैसा कि स्वाति जी ने कहा, फूड प्रॉब्लम, अफ्रीका के पास इतनी जमीन है, 65% ऑफ एरेबल लैंड है, 10% में पूरी वर्ल्ड को वो फीड कर सकता है, लेकिन इतने दिनों से डेवलप कंट्रीज ने कभी भी वहां के अफ्रीकन एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं होने दिया। बेस्ट फर्टाइल लैंड जो उनके हैं वो इस्तेमाल होते हैं कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए, जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में चाहिए, जो फूड के लिए नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें उनको लानी पड़ेगी कि भले ही रसा से हमें शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिल जाए, लेकिन अफ्रीका के पास जो जमीन है और जो इसकी पोटेंशियल है, उसमें G20 के जैसे ग्रुपिंग है, इसके एग्रीकल्चर को डेवलप करने, इससे अफ्रीका को भी फायदा होगा और G20 के कंट्रीज को, वर्ल्ड को भी फायदा होगा। तो ये सारी चीजें अफ्रीकन यूनियन कंट्रीब्यूट भी कर सकता है और इससे बेनिफिट भी करता है, और G20 की ओवरऑल एक्सेस बहुत ग्लोबली बढ़ जाती है। ठीक है, अब आई एम श्योर डॉक्टर साहब का जवाब सुन के जैसे मुझे मेरे बहुत सारे ज्ञान चक्षु खुले हैं, वैसे ही हमारे दर्शकों, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको भी फ़ायदा हुआ होगा। हम एक और न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ ने एक ट्वीट किया है। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है उस पर कंसेंसस बिल्ड कर ली गई है। उन्होंने जितने G20 के मेंबर देश थे उन सभी के शेरपाओं का धन्यवाद भी किया गया है। अब से कुछ देर में हमको ऐसा लगता है कि डिक्लेरेशन की डिटेल्स भी सामने आएंगी, तब हम उस पर भी एक चर्चा का आयोजन करेंगे और उसमें आप दोनों मेहमानों को दावत देने की कोशिश रहेगी। दी ललन टॉप की जो 360 डिग्री कवरेज चल रही है G20 वर्ल्ड लीडर समिट की, वो अभी जारी रहेगी। समिट का एक और दिन बाकी है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स बाकी हैं, बहुत सारे बायलैटरल बातचीत बाकी है, उनके भी रिजल्ट सामने आने हैं। तो अगर आप इन सारे विषयों में दिलचस्पी लेते हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, दिलचस्प तरीके से इन्हें डिस्कस होते हुए सुनना और देखना चाहते हैं, तो आप बने रहिए दी ललन टॉप के साथ।